और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दिल्ली एसिड अटैक के तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बैन के साथ खड़ी छात्रा पर फेंका था तेजाब। पीड़िता का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मचा कोहराम। अब तक 25 लोगों की मौत। कई लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी के आसनसोल में कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़। 3 महिलाओं की मौत, 5 घायल। दिल्ली के एम्स अस्पताल में चीन ने किया था साइबर अटैक। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। वकील से मिलने की होगी छूट। 23 दिसंबर को कोर्ट में फिर अंसारी को किया जाएगा पेश। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के द्वारका में स्कूली छात्रा पर एसिड फेंकने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे हुई थी, जहां आरोपी छात्रा के ऊपर तेजाब फेंककर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूली छात्रा की उम्र 17 साल है और वो अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए और उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। छात्रा को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने 2 लड़कों पर शक जताया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के द्वारका इलाके में आज एक 12वीं क्लास की बच्ची के ऊपर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है। बच्ची की मां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, ये कब की घटना है और स्कूल के लिए बच्ची कितने बजे निकली थी? 7:30 बजे के बीच में निकली थी और गली के बाहर ही गली की क्रॉस करी है। बस वहीं पे थोड़ी आगे ये घटना घटी है। छोटी सिस्टर के साथ जा रही थी अपनी। तो हमेशा ही मेट्रो से ही जाती थी? हाँ जी, मेट्रो से जाती थी। तो आज जब वो अपने घर से निकली थी तो आपने देखा कोई था साथ में या कोई और ऐसा आपको लगाओ? नहीं, ऐसी कोई नहीं बात। आगे मेट्रो पे मिल जाती हैं, अभी इनकी फ्रेंड मिल जाती हैं कि बस अभी मेट्रो तक पहुंची भी नहीं थी। बस गली क्रॉस करते ही थोड़ी आगे ये एक्सीडेंट हुआ। तो जिसने ये एसिड फेंका है, क्या उसको जानती है लड़की या आप लोग जानते हैं? नहीं, हम किसी को भी नहीं जानते, ना मेरी बेटी जानती है किसी। वो तो बिल्कुल ही कंडीशन उसकी ऐसे हो रखी है, बिल्कुल बोल नहीं पा रही अभी वो। लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है कि शायद लड़की जानती थी उसको, तो ऐसा कुछ है कि पहले से वो जानती हो, कभी कोई दोस्त रहा हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस स्कूल के फ्रेंड होते हैं और फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही आती है। सर्कल में आते हैं ये सारे मेट्रो पे। तो अभी जब अंदर डॉक्टर लेके गए हैं, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? कितना फेस पर डैमेज हुआ है, कितना ज़्यादा क्रिटिकल है? आधा, बस आधे हिस्से में गया है सारा, आधे हिस्से में, और आधा नीचे और पीछे गया हुआ है। बहुत कंडीशन ख़राब है अभी उसकी। अच्छा, तो आइस पर भी कुछ फेस पर? आइस सूजी पर, आइस तो बिल्कुल ही स्वेलिंग है। बहुत कंडीशन अभी ख़राब है। अभी बोल भी हल्का फुल्का रही है बस। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पर ये एसिड फेंका गया? आप लोगों को इस तक जानकारी कैसे पहुँची? छोटी बेटी मेरे घर पे आई थी, बैग फेंका है बस उसने कि पापा जल्दी आ जाओ। पापा नीचे उतरे ही हैं, फटाफट भाग के गए हैं। मैंने फिर वो बस मैं भी पीछे पीछे भागती गई हूँ। वो बस आ ही रहे थे तब देखा मैंने। तो जिसने ये एसिड फेंका, तो उस लड़के को पकड़ा गया या क्या वो भाग गया? कुछ पता चला उसके बारे में? एक को गिरफ्तार किया है अभी पुलिस ने, अभी एक भागा हुआ है। तो जिसको गिरफ्तार किया उसको आप लोग जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। या आपको किसी पे शक हो कि कोई बात हुई हो कभी, या किसी पे शक हो? ऐसा कोई बात ही नहीं थी। नहीं तो बेटी बता ही देती है। बेटी कहीं जाती ही नहीं है, जाती भी है तो मेरे साथ ही कहीं जाती है। अच्छा।
आती जाती नहीं है, बस फ्रेंड्स को घर पे बुला लेती है अपने। तो जिस तरीके से द्वारका में एक 12वीं क्लास की बच्ची जब स्कूल के लिए घर से निकली, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया। उसकी मां बता रही थी कि सुबह अपनी घर से वो निकली थी और एसिड जिस तरीके से उसके ऊपर फेंका गया, और एक गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है। बाकी भी जो जांच है वो चल रही है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जो लड़की है उसकी हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खबर बिहार से, जहां के सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। जिले के इशुआपार, मशरख, अमनौर और मघौड़ा इलाकों में जहरीली शराब पीने से तांडव मच गया है। शराबबंदी के बीच हो रही मौतों से पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं शासन और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दारू पी के पिए परसों हुआ दारू पिए ले रहा है। क्या नाम रहे? विचंदर है। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं खेला, तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया, बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अगले 24-48 घंटे में मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जहरीली शराब हो सकती है। और उधर छपरा में भी जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के मामले पर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विधानसभा में विरोधियों के निशाने पर आ गए। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर शराबबंदी पर सवाल उठाया तो नीतीश बौखला गए, बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई और सदन से बाहर किए जाना तक की बात कही। नीतीश के गुस्से को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। नीतीश कुमार जी इधर फ्रस्ट्रेशन है या बुढ़ापे का उनके ऊपर सवार है। ये व्यवहार बड़ा अशोभनीय व्यवहार आज बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुआ। उनकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, तुरंत इस्तीफा देते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। तो आज इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? निश्चित रूप से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था यहाँ बिगड़ चुका है, बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करे और यहाँ पर पुनः चुनाव कराने का प्रयास हो। जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। आज इनको याद आ रहा है, तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमित शाह ने दोनों राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य
इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने दौसा के लालसोट में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। यह नुक्कड़ सभा बगड़ी गांव में हुई। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जारी है और 5 तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनका जोश देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 3-4 दिन से जारी है। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिलों की यात्रा कर चुके हैं और अब 10 कैमरों के जरिए, जी हां, ये 10 तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा की, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से राजस्थान में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस में एक जोश देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते चलें कि राजस्थान में कांग्रेस की यात्रा अब तक 5 जिलों की यात्रा हो चुकी है। राहुल गांधी ने दौसा के लालसोट में आज नुक्कड़ सभा भी की और इस मौके पर राजस्थान के जितने कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। देश में 2024 की लड़ाई और तीसरे मोर्चे की तस्वीर दिखने लगी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने दिल्ली में अपनी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति के ऑफिस का उद्घाटन किया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी भी मौजूद थे। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति की तरफ से किसानों की सरकार बनाने के होर्डिंग लगाए गए। बीआरएस नेताओं ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर सबको साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दिल्ली पहुंचे और अपनी पार्टी के ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन माहौल
जो रहा वो कुछ अलग रहा और तीसरा फ्रंट उभरता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ इस पार्टी के दो नेता मौजूद हैं। इम्तियाज़ इसहाक साहब जो फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या लग रहा है, आप लोग दिल्ली क्या मैसेज देने के लिए आए हैं? क्योंकि जिस तरीके का माहौल दिखाई दिया वो तो ऐसा लग रहा है कि 2024 की राजनीति अभी से शुरू हो रही है। देखिए, आज हिंदुस्तान में जो है एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है आवाम को जो मोदी के ख़िलाफ़ लड़ सके और मोदी का मुकाबला कर सके। तो हिंदुस्तान की आवाम जो है हमारे केसीआर साहब को उस नज़रिए से देखना चाहती है, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ अगर बोलने की सकत कोई अगर लीडर रखता है तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब। तो उन्हीं को देखकर जो है आज बहुत से लोग जुड़ के, जैसे अखिलेश जी हमारे साथ आए हैं और कुमार स्वामी जी आए हैं और बहुत से लीडर हमसे जुड़ रहे हैं। तो हम ये हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि ये मज़हब के नाम पे करने वाली पार्टी, ये महंगाई को जो है कंट्रोल नहीं करने वाली पार्टी और कई चीज़ों को जो है किसानों के ख़िलाफ़, नौजवानों के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़ काम करने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है। इस बीजेपी पार्टी को हटाने के लिए आज केसीआर साहब ने केसीआर साहब का एक तजुर्बा है, जो 22 साल जो टीआरएस पार्टी थी एक स्टेट हासिल करने के लिए, जो उन्होंने 14 साल जो है लड़कर जो है तेलंगाना हासिल किया। उसी वजह से केसीआर साहब हिंदुस्तान को भी जो है ये बीजेपी के लोगों से मुक्त कराने के लिए आज निकले हैं बराबर। एक सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी का जो विजय रथ है और वो जिस तरीके से काम करते हैं, क्या आपको लगता है केसीआर साहब इसको ज़मीन पर ला पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो पार्टी थी आपकी वो सिर्फ एक स्टेट के पार्टी थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उनका करिश्मा होता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, चुनाव लड़ती है, उसमें आप उनको हरा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मज़हब के नाम पे वोट मांगती है ताकि डेवलपमेंट के नाम पे नहीं मांगती है। और नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा कारनामा नहीं है तरक्की के तौर पर जो वोट मांगने का है। वो हमेशा मज़हब के नाम पे वोट मांगते आए हैं और उनका जो व्हाट्सअप का जो यूनिवर्सिटी है वो जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं, उससे जो है पब्लिक जो है बहुत सी गुमराह हो चुकी थी। लेकिन आज तो हिंदुस्तान की आवाम गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा जो है एक ऐसे लीडरों की तलाश कर रही है हिंदुस्तान की आवाम जो है, ताकि एक सेकुलर हुकूमत आवाम को जो है समझ सके और जो है ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह कम कर सके। बहुत सी चीज़ें हैं हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान तरक्की की तरफ ले जाने की ज़रूरत है आज। तो हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी श्रीनिवास यादव जी भी हैं। यादव जी, अखिलेश यादव केसीआर साहब के साथ दिखाई दिए, तो क्या किस तरीके का एक जो है आप लोग एजेंडा लेकर चल रहे हैं? क्या आप लोग जो है मोदी जी का विकल्प भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन पाएंगे? केसीआर साहब क्या कर रहा, वो भारत के पब्लिक के बारे में एक नया पार्टी लाना है। वो पार्टी से जो 75 ईयर्स से जो नहीं हो रहा वो पूरा काम निकालने की, अगर ये करंट के बारे में, फार्मर्स का वाटर के बारे में पूरा करने की, उसके वास्ते सब लोगों को अखिलेश और कुमार स्वामी एंड आल्सो तमिलनाडु, महाराष्ट्र सबको मिला के ये बार भारतीय जनता पार्टी जो मोदी का नायकत्व में चल रहा है उसके ऊपर लड़ाई बिल्कुल 2024 में भारतीय राष्ट्र समिति नेशनल पार्टी बन जाता, अधिकार भी में आ जाता, वो पक्का बोल सकता हूँ। एक बात बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज आए, कुमार स्वामी आए, तो क्या तीसरा फ्रंट आप लोग बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ? नहीं, ये तीसरी फ्रंट या चारवीं फ्रंट नहीं है। देश के सामने एक प्रत्याम्नाय रूप में एक डेवलपमेंट और वेलफेयर एजेंडा रखना चाहते हैं और जो भी पार्टियां आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं और बीजेपी के जो जनविरोधी की जो पॉलिसीज़ है उसको टक्कर दे रहे हैं, वो सभी लोगों से हमारे पार्टी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते रहेंगे। ज़रूर जो भी उन लोगों का विचारधारा है हम उसको भी शेयर करते रहेंगे। आखिर में देश में इतने पूरे किसान और पिछड़े वर्ग और हर वर्ग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एक प्रत्याम्नाय रूप के एजेंडा हम बनाना चाहते हैं। हमारा एजेंडा अब की बार किसान सरकार, वही रास्ते में हम चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रीधर रेड्डी जी, स्पोक्स पर्सन बीआरएस। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कही कि वो चेहरे की लड़ाई से ज़्यादा मुद्दों की लड़ाई में यकीन रखते हैं। यही वजह है वो किसानों की बात कर रहे हैं और एक वेलफेयर एजेंडे की बात कर रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में खाता खोलने के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में अपनी चुनौती पेश करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को मात देने के बाद बुलंद हौसले के साथ
आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार कर ली है। मेरठ में आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों पर उम्मीदवार उतारने के साथ नगर पालिकाओं और मेयर के पद के लिए दावेदारी पेश करने का ऐलान कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और 1 महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है। एनसीपी के सांसद रह चुके मजीद मेमन ने अब टीएमसी का दामन थामा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सौगत राय ने मजीद मेमन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि मजीद मेमन ने नवंबर में एनसीपी से इस्तीफा दिया था। वो 2014 से 2020 तक राज्यसभा के सांसद रहे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। मजीद मेमन एक राजनेता के साथ साथ वकील भी हैं। एक विधायक के रूप में उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय समिति के सदस्य और कानून और न्याय मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए साइबर अटैक पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि यह साइबर अटैक चीन ने किया है। अस्पताल के 100 सर्वरों में से 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल रूप से हैक किए गए। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर्स ने सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी IFSO इकाई ने जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अब टारगेट हमले की जांच कर रही है। NIA के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और दिल्ली साइबर क्राइम सेल, भारतीय साइबर क्राइम खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो साइबर हमले की भी जांच कर रहे हैं। एम्स दिल्ली ने पहली बार 23 नवंबर को अपने सर्वर में खराबी की सूचना दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी की रिमांड मिल गई है। ईडी को बुधवार को अंसारी की 10 दिन की रिमांड मिली है। 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुख्तार अंसारी ईडी के रिमांड में रहेंगे। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को रिमांड की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी टॉर्चर न किया जाए और उनसे अपने वकील से मिलने की भी छूट रहेगी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के 4 वकीलों के पैनल को रोजाना आधे घंटे मिलने की मोहलत दी है। वकील सिर्फ कानूनी राय के लिए ही मुख्तार अंसारी से मिल सकेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील ईडी के काम में किसी तरह के दखल नहीं देंगे। कस्टडी के दौरान ईडी को मुख्तार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ईडी ने बुधवार को ही अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द नई बेंच गठित करने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और परिवार के लोगों की हत्या करने के 11 दोषियों को माफी नीति के तहत इस साल 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। गुजरात सरकार की माफीनामा नीति के खिलाफ बिल्किस बानो ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की हुई है ताकि इनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके। मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को बिल्किस बानो की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति
PS नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता है। CJI ने कहा कि रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार बार मत कीजिए। फिल्म पठान के मनाजिर और लिबास पर मध्य प्रदेश में मुखालफत शुरू हो गई। फिल्म पठान की मुखालफत किसी समाजी तंजीम के जरिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के जरिए की जा रही है। खुद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में अपनी नाराजगी का इजहार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की एक्ट्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से ताबीर किया।